इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट हेडिंग है कूलम्ब्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। क्या? कूलम्ब्स लॉ। दो मास ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो 11th की स्टार्टिंग में अपने को जनरली पढ़ाया जाता है, इसलिए वो बहुत सारी बार अपने को बहुत ही कम समझ में आया हुआ होता है, वो भी हम लोग यहाँ से समझ पाएंगे। दो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स लगता है, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो भी हम लोग यहाँ से समझ पाएंगे, और दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो तो हम लोग डायरेक्ट ही समझने वाले हैं यहाँ से। तो देखो ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ध्यान दो। जैसे ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना है, Q1। हो सकता है कि ये Q1 पॉजिटिव हो सकता है कि ये Q1 नेगेटिव हो। ये एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना है, Q2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल r है। कितना है भाई, स्मॉल r। अभी के लिए इनके बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है अभी के लिए, फिर आगे जब यदि और भी कोई मीडियम होगा तो भी उसकी अलग अलग बहुत सारी सिचुएशन हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा मीडियम हो तो क्या होगा, ऐसा मीडियम हो तो क्या होगा, कई सारी सिचुएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो ध्यान दो, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। मान लिया ये माइनस है और ये क्या है, प्लस। आपको पता है कि जो लाइक चार्जेज होते हैं वो क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पर्टिकुलर इस सिचुएशन में ये दोनों बताओ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? एक को माइनस का माना है, एक को क्या माना है, प्लस का माना है। तो इस पर फोर्स लग रहा है, मान लिया F1। कितना फोर्स लग रहा है, F1। और इस पर फोर्स कितना लग रहा है, F2। यस और नो? इस पर फोर्स कितना लग रहा है, F1। इस पर फोर्स कितना लग रहा है, F2। क्योंकि दोनों पे चार्ज कैसा था, अपोजिट, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब पास बुलाएंगे, आ रहे कि नहीं आ रहे वो तो अलग है, एक दूसरे को पास बुला रहे हैं, एक दूसरे को पास बुला रहे हैं। इस पर फोर्स F1 और इस पर फोर्स F2। यस और नो? इस पर जो फोर्स लगा Q1 पर, वो बताओ किसकी वजह से लगा, Q2 की वजह से। किसकी वजह से लगा, Q2 की वजह से। तो F12 किसको, इसको क्या लिख दिया मैंने, F12। क्या पढ़ोगे इसको, फोर्स ऑन फेस्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फेस्ट ड्यू टू सेकेंड। और इसको क्या पढ़ोगे, F21। क्या पढ़ोगे इसको, F21। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फेस्ट, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फेस्ट। समझ में आ रहा है क्या? इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम ही होता है। इसलिए इस फोर्स को तो मैंने किससे लिख दिया, F से, और इस फोर्स को भी क्या लिख दिया, F से। देखो ये इस पे इधर फोर्स लगेगा और इस पे इधर लगेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है। ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्जेज के बीच में, चाहे वो सेम नेचर के हैं चाहे वो अपोजिट नेचर के हैं, चाहे दोनों प्लस है चाहे दोनों माइनस है, चाहे एक प्लस और एक माइनस है, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल। यहां पे एक ध्यान रखने की चीज है कि यहां पर जो फोर्स होता है ना तो Q1 पे डिपेंड करता ना Q2 पे डिपेंड करता, डिपेंड करता है Q1 Q2 पर। इस बात का इंपॉर्टेंस है, अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में जब एक पॉइंट बताऊंगा तब समझ में आएगा। तो देखो ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ना Q1 पे डिपेंड करता ना Q2 पे डिपेंड करता। डिपेंड किस पे करता है, Q1 मल्टीप्लाई मतलब Q1 इंटू Q2 पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये एक पॉइंट ये कूलम्ब्स लॉ में आता है कि फोर्स जो होता है वो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होता है, और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या होता है कूलम्ब्स लॉ कि दो चार्ज यदि वैक्यूम में रखे हुए हों और फिक्स्ड होने चाहिए, क्या होने चाहिए, फिक्स्ड, मूविंग चार्ज नहीं है। क्या नहीं है, मूविंग चार्ज नहीं है। दो चार्ज यदि मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी वैक्यूम में फिक्स्ड हो, दो चार्ज यदि वैक्यूम में फिक्स्ड हो, तो दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स, दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स दोनों के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू यहां पर हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? K क्या है? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या है भाई? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। K यहां पर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, विच नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कप्पा कांस्टेंट, और कप्पा कांस्टेंट। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कप्पा कांस्टेंट इसको बोला जाता है। किसको? के को। पहली बार सुन रहे हैं? ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर क्या बोला जाता है? कप्पा कांस्टेंट। समझ में आया क्या? दो चार्जेज के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज बताऊं आपको, यदि कोई फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो कहा जाता है कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। फोर्स का सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। याद रह जाएगा? क्या? फोर्स का, किसका भाई? फोर्स का सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। मुझे एक बात बताओ, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है? बिल्कुल करता है। क्या मैग्नेटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है? करता है। मैग्नेटिक फोर्स अभी तक शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वहां पर फोर्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स के लिए, होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, सभी किसको फॉलो करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना क्या बोला जाता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है। अब K की वैल्यू देखो। K की वैल्यू देख रहे हैं, एक बार तो किस में देख रहे हैं? MKS में, और दूसरी बार किस में देख रहे हैं? CGS में। MKS में K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पर कूलम स्क्वायर। यस और नो? अब देखो यहां पर इसको बना देते हैं हम लोग CGS में। देखो कन्वर्ट करके दिखाता हूं। 9 × 10⁹ न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं? 10⁵ डाइन। मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर हो गया। कूलम की जगह 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। बोलो स्टेट कूलम और इसका स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? कैंसिल करो, बिना सोचे समझे कैंसिल कर लो, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। मैंने कर रखा है पहले से। कितना बच जाएगा? 1 बच। करके देख लो 1 बच रहा है। शाबाश। तो कहने का मतलब इसके CGS में वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है बताओ CGS में वैल्यू? 1। न्यूटन की जगह क्या आ जाता है? डाइन नहीं, डाइन। सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट कूलम स्क्वायर। याद रह जाएगा क्या? पक्की बात है क्या? और ये कहा गया? बस तो गया क्या? ठीक है जी, ठीक। देखो इतना समझ में आएगा बताओ। ये K की वैल्यू होगी। MKS में तो कितनी? इतनी। CGS में कितनी? इतनी। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट बताऊं आपको। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, पढ़ी है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक पॉइंट आता है, फर्स्ट हाइपोथेसिस। देखो बोर की फर्स्ट हाइपोथेसिस, वहां पे लिखते हो mv²/r = ze²/r²। देखा होगा आप लोगों ने, mv²/r = ze²/r²। ये फॉर्मूला लिखा हुआ देखा होगा। अब केमिस्ट्री वाले इस फॉर्मूले को तुम लोग डायमेंशनली प्रूव करके देखोगे ना, तो ये प्रूव होगा ही नहीं।
इसकी अलग से डायमेंशन फाइंड करके देखो और इसकी अलग से डायमेंशन फाइंड करके देखो, दोनों साइड की डायमेंशन जो टर्म्स है उनकी डायमेंशन सेम नहीं आएगी। रीजन, क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है ना वो सीजीएस सिस्टम फॉलो करती है। मैंने कल ही बताया था आपको, क्या फॉलो करती है? सीजीएस सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू कितनी होती है? 1। के की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये के यहाँ पे छुपा हुआ होता है, इसमें के यहाँ पे क्या होता है? छुपा हुआ होता है। फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं केमिस्ट्री वाले, mv²/r = JD² तो उसमें के जो है, के की वैल्यू 1 होने की वजह से के वहां पे क्या हो जाता है? छुप जाता है। लेकिन उसकी डायमेंशन थोड़े छुप जाएगी, उसकी यूनिट थोड़ा ना वहां पे गायब हो जाएगी। यस और नो? इसलिए वो फॉर्मूला कभी डायमेंशनली प्रूव नहीं हो पाता। समझ रहे हो क्या? ठीक है जी, तो ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया। अब देखो आगे, के इक्वल टू क्या होता है? के इक्वल टू होता है 1/4πε0। एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको हम लोग बोलते हैं। कांस्टेंट होता है 8.85 × 10⁻⁻12 है। यूनिट के की अपोजिट, के की अपोजिट क्या हो जाएगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखो यहां पर F इक्वल टू क्या भाई? F इक्वल टू के की जगह क्या लिख देंगे? 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ये फॉर्मूला हो गया। कब के लिए है ये फॉर्मूला? जब दोनों चार्ज किस में हो? वैक्यूम में हो, तब के लिए। जब दोनों के दोनों चार्ज किस में हो? वैक्यूम में हो, तब के लिए। क्या है एप्सिलॉन नोट यहाँ पे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नोट यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ रहे हो क्या इस बात? एप्सिलॉन नोट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। गौर करना अच्छी तरीके से। अब देखो, इफ बोथ चार्ज इन मीडियम, बोथ चार्ज इन मीडियम, दोनों के दोनों चार्ज यदि मीडियम में हो तो फोर्स को किससे लिख देंगे? एफ मीडियम से लिख दें? क्या हो जाएगा बताओ? जब वैक्यूम था, जब क्या था? वैक्यूम था, तो वैक्यूम की परमिटिविटी आ रही थी। जब मीडियम होगा तो मीडियम की परमिटिविटी आएगी। कॉमन सेंस की बात है। वैक्यूम था तो वैक्यूम की थी, तो मीडियम था तो मीडियम है तो मीडियम की होगी। तो क्या हो जाएगा? 1/4πε Q1 Q2 R²। समझ में आ रही क्या बात है? एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बोले सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? जैसे इसकी इतनी होती है तो इसकी भी कोई ना कोई तो होती होगी। इसकी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। तो हम लोग ना तो लिखवाएंगे ना ही आपको रट्टा मारना है कहीं से पढ़ के। समझ रहे होगे? अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? अलग अलग होती है। समझ में आया क्या? अब देखो यहां पर एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। थोड़ा सा ध्यान दे लो। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नोट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। फ्री स्पेस कह दो, वैक्यूम कह दो। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नोट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो आगे बढ़ाते हैं इसी फॉर्मूले को। क्या करने वाले हैं हम लोग? इस एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर लिखने वाले हैं। तो देखो एफ मीडियम इक्वल टू 1/4π। एप्सिलॉन की जगह क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 R²। बोलो भाई समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया? ठीक है जी। अब देखो गौर करना यहां पर 1/4π एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 R²। इसको वो वाला फोर्स लिख सकते हैं कि जब जो वैक्यूम में लग रहा था। क्या लिख सकते हैं? वैक्यूम वाला।
तो देखो एफ मीडियम इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको तो वैक्यूम वाला फोर्स लिख दिया और अपॉन में एप्सिलॉन आर बच गया कि नहीं बच गया। तो मीडियम में जो फोर्स होता है वो वैक्यूम वाले फोर्स का कितना होता है, 1/εr टाइम्स होता है। वैक्यूम में जो फोर्स होता है इसको यूं भी लिख सकते हैं, देखो यूं लिख दें इसको F इंटू 1/εr, तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए क्या कि मीडियम में दो पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स वैक्यूम वाले फोर्स का 1/εr टाइम्स होता है। क्लियर है भाई? ठीक है जी। अब देखो छोटा सा पॉइंट यहां पर ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है ट्रिक फॉर एडवांस लेवल क्वेश्चन, गौर करना यहां पर कुछ क्वेश्चन जिनके सॉल्यूशन 2-2, 3-3 पेज के होते हैं वो सॉल्यूशन 2-2, 3-3 लाइन में हो जाएंगे। 2-2, 3-3 पेज वाले सॉल्यूशन किस में हो जाएंगे, 2-2, 3-3 लाइन में हो जाएंगे। इस फॉर्मूले को आपको ऐसे याद रखना है, एफ मीडियम इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 रूट एप्सिलॉन आर इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में याद रखना है, वही तो है। अरे कोई फॉर्मूला नया थोड़ा ना लिख दिया, ध्यान से देखो देखो फॉर्मूला नया लिख दिया क्या, बोलो बोलो। मेरे को लग रहा है नया लिख दिया है, वो ही फॉर्मूला है, देखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो वही है। लेकिन आर को रूट एप्सिलॉन आर को एक जगह लिख दिया और फिर पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, पूरे का क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। समझ में आया क्या? ये जो इतना पोर्शन होता है ना, कितना, ये वाला इतना, इस ब्रैकेट के अंदर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। इसको क्या बोला जाता है बेटा? इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। समझ रहे हो? क्या बोलते हैं इसे? इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। पुलिस ने क्यों बताया गया, क्या इसका रोल है? अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा इसका रोल, ठीक है ना? और फिर इसका सॉल्यूशन जो दिया हुआ होता है ना बुक्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उससे कंपेयर करके देखना आप लोग, ठीक है? तो देखो गौर करना, एफ मीडियम इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 रूट है। समझ गए तुमको क्या बार बार क्या बोलना है उसमें? इसे क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। आगे बढ़े? देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, सारी बातें बता रहा हूं, कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। सेकंड पॉइंट, यूनिट क्या होती है बताओ? एमकेएस या एसआई यूनिट तो क्या होती है? न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। ऐसी चीजों में टाइम हम लोग ज्यादा नहीं लगाएंगे। 10⁵ डाइन। तीसरी, डायमेंशन क्या होती है बताओ? फोर्स की डायमेंशन बोलो। m1 l1 t-2। m1 l1 उसके बाद में नेचर, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। नेचर क्या होती है? अट्रैक्शन की भी होती है एंड रिपल्सन की भी होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स देखो आप लोग, हमेशा अट्रैक्शन का ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसका होता है? अट्रैक्शन का। कभी रिपल्सन की नेचर का नहीं होता, लेकिन इसकी नेचर अट्रैक्शन की भी होती है और रिपल्सन की भी होती है। फिफ्थ पॉइंट देखो, मीडियम पर डिपेंड करता है क्या? बोलो बोलो। मीडियम में डिपेंड करता है? कैसे करता है? ऐसे देखो, ऐसे ये मीडियम में ही है, ये मीडियम में ऐसे डिपेंड करता है, तो मीडियम पर डिपेंड करता है। सिक्स्थ पॉइंट देखो, रेंज कितनी होती है? रेंज
10⁻⁻15 मीटर टू इनफाइनाइट। दो चार्जेज के बीच में, दो चार्जेज के बीच में इतने से इतने तक कोई भी सेपरेशन हो, इतने से इतने तक कोई भी सेपरेशन हो, ये फोर्स काम कर जाता है, ये फोर्स काम कर जाता है। कोई डाउट हो तो बोलो। 7th पॉइंट देखो यहां पर, ये एक चार्ज है 5 कूलम का और ये एक चार्ज है 5000 कूलम का। कितने कूलम का? 5000 कूलम का। मुझे तो एक बात बताओ, इस पर फोर्स लग रहा है मान लिया F1, कितना फोर्स लग रहा है? F1। ये फोर्स किसकी वजह से लगा? 5000 की वजह से लगा, 5000 की वजह से इस पे F1 लगा, और इस 5000 पर इसकी वजह से फोर्स लगा F2। मुझे ये बताओ, छोटे वाले के कारण बड़े वाले पर फोर्स या बड़े वाले के कारण छोटे वाले पर फोर्स, कौन सा ज्यादा होगा? दोनों इक्वल होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होएगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि फोर्स जो होता है वो किसी इंडिविजुअल चार्ज पर डिपेंड करता ही नहीं, ना फोर्स Q1 पे डिपेंड करता, ना Q2 पे डिपेंड करता, मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। मतलब चाहे 5000 इंटू 5 करो, अरे यस और नो, चाहे 5000 इंटू 5 करो, चाहे 5 इंटू 5000 करो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये बात अलग है कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग होगी। यस और नो? मेडिकल की एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो बताओ, तो कितना बताओगे? 1:1। बोलो, बता दोगे भाई? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। यस और नो? 8th पॉइंट ध्यान दो, ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2। ये इस पे फोर्स लगा रहा था F और ये इस पे फोर्स लगा रहा था F। यस और नो? ये माइनस है और ये मान लिया प्लस, तभी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। छोटे वाले के पास, छोटे इस माइनस वाले के पास अंदर की ओर एक पॉजिटिव चार्ज रख दे, माइनस वाले के पास अंदर की ओर एक पॉजिटिव चार्ज रख दे, तो इन पे लगने वाला फोर्स घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? नेगेटिव वाले के पास अंदर की ओर एक पॉजिटिव चार्ज रख दें तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स पहले की तुलना में इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा? ना तो इंक्रीज होएगा ना डिक्रीज होएगा, क्योंकि चाहे अंदर की साइड चार्ज रखे, चाहे बाहर की साइड रखे, चाहे छोटा रखे चाहे बड़ा रखे, चाहे सेम नेचर का रखे चाहे अपोजिट नेचर का रखे, चाहे माइनस वाले के पास रखे चाहे प्लस वाले के पास रखे, चाहे, समझ रहे हो, चाहे थोड़ा ऊपर की ओर रखे चाहे थोड़ा नीचे की ओर रखे, इस फॉर्मूले में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है उसके रखने से। कुछ चेंज हो जाएगा? देख लो, क्या उसके रखने से Q1 चेंज हो जाएगा? क्या Q2 चेंज हो जाएगा? क्या उनके बीच का सेपरेशन चेंज हो जाएगा? क्या एप्सिलॉन आर चेंज हो जाएगा? क्या पाई की वैल्यू चेंज कर देगा वो? कुछ नहीं होने वाला। कहने का मतलब दो चार्जेज के बीच में लगने वाला फोर्स किसी थर्ड चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, ये बात अलग है, एक ही चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे यदि आप लोग नेट फोर्स देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यस और नो? लेकिन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चेंज नहीं होगा। नेट फोर्स क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। यस और नो? फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, टू चार्जेज does not depend on थर्ड वन। बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? दो चार्जेज के बीच में लगने वाला फोर्स किसी थर्ड चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे यहाँ पे कैसा भी चार्ज कहीं पर भी क्यों नहीं, छोटा रखो, बड़ा रखो, पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, कुछ भी रखो, कहीं भी रखो, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स थर्ड पे डिपेंड नहीं करेगा। हालांकि दोबारा सुन लो, किसी एक ही चार्ज पे नेट फोर्स देगा, नेट, वो तो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? मेरे और इसके बीच में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। मेरे और इसके बीच में कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा था? 10 न्यूटन।
अब साइड में मान लिया वो दूसरा बंदा आके खड़ा हो गया, तो इसके और मेरे बीच वाला 10 न्यूटन चेंज नहीं होने वाला। हालांकि इस पे लगने वाला फोर्स जो है, अब पहले मान लिया इस पे टोटल मान लिया 10 ही लग रहा था, अब उसके आने के बाद में हो सकता है इसमें नेट फोर्स चेंज हो जाए, 10 की बजाय इस पे मान लिया 15 हो गया, लेकिन मेरे और इसके बीच में तो अब भी कितना लग रहा है, 10 ही लग रहा है। हालांकि वो उसने जाके और जो फोर्स लगाया उसकी वजह से अब कितना हो चुका है इस पे नेट 15। समझ में आ रही है बात? तो ये मैंने फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए। कोई डाउट हो तो बोल दो इसमें।